हेलो गाइस, वेलकम येट अगेन टू दिस यूट्यूब चैनल। आई होप कि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। चलिए तो आते हैं आज के टॉपिक पर। इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 11th बायोलॉजी का जो दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जो आपको पता ही है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर में किंगडम मोनेरा का डिस्कशन किया था। बैक्टीरिया के बारे में लगभग सारी डिस्कशन हो चुकी थी। अब बारी है अगले किंगडम में मूव करने की। तो जो नेक्स्ट किंगडम हमको पढ़ना है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा जो है, सबसे पहले तो बात यह है कि किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो किसने किया था। तो आप एक बार वापस रिकॉल करें, अगर फर्स्ट चैप्टर को जो वीडियो आया था इसी चैनल पर, उसमें आपको बताया गया था कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। तो उसी सिस्टम में से एक बात आई थी अर्नस्ट हैकल की, जिन्होंने बोला था कि नहीं भाई, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो यूनिसेलुलर हैं और उनका सेल टाइप मोनेरन्स की तरह प्रोकैरियोटिक नहीं है, सिंपल सेल के नहीं बने बल्कि कॉम्प्लेक्स सेल के बने। तो जो कॉम्प्लेक्स सेल के बने हैं लेकिन यूनिसेलुलर है, उनके लिए आप एक अलग कैटेगरी बनाइए, एक अलग किंगडम बनाइए। तो वही अर्नस्ट हैकल ने इंट्रोड्यूस किया, जैसा कि यहां लिखा हुआ है। अर्नस्ट हैकल का नाम कि 1886 में अर्नस्ट हैकल ने किंगडम मोनेरा का प्रिस्क्रिप्शन दिया कि किंगडम मोनेरा बोल के एक किंगडम अलग से होगा, जिस किंगडम में बेसिकली किस तरह के ऑर्गेनिज्म आएंगे। तो वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जो यूनिसेलुलर होंगे और वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जो यूकैरियोटिक सेल के बने होंगे, मतलब कि कॉम्प्लेक्स सेल से बने होंगे। जो यूनिसेलुलर हो और जो प्रोकैरियोटिक सेल से बने हो वो तो मोनेरा में आ गए, लेकिन यूनिसेलुलर के साथ जो यूकैरियोटिक सेल से बने हो वो आएंगे किंगडम प्रोटिस्टा में। तो इस प्रोटिस्टन्स जो हैं, इनमें अब बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आते हैं। तो इसको हमने कई सारे कैटेगरीज में फिर फर्दर डिवाइड किया। जैसे मोनेरन्स के भीतर भी क्लासिफिकेशन था, उसके शेप के बेसिस पर, उसके स्टेनिंग टेक्निक के बेसिस पर, वो सब तो हमने देख लिया। अब बारी के प्रोटिस्टन को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है उसके अलग अलग फीचर के बेसिस पर। वैसे इन टोटलिटी अगर हम देखें तो प्रोटिस्टन्स, ज्यादातर प्रोटिस्टन्स जो हैं वो कहाँ मिलते हैं, तो पानी में मिलते हैं, एक्वेटिक मीडियम में मिलते हैं। कुछ एक ऐसे लाइफ फॉर्म्स हैं जो डैम्प सॉइल वगैरह में भी मिल सकते हैं, बट मोस्टली दे आर एक्वेटिक। दूसरी बात है, बहुत ही प्रिमिटिव भी हैं, बहुत पहले से ये मतलब इस प्रोटिस्टन्स में के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सालों साल से इस धरती पर मौजूद है। तो प्रोटिस्टन्स को हमने बेसिकली इन 5 टाइप में डिवाइड किया, 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया। कौन कौन, जैसा नाम लिखा ही हुआ है, डाई आइटम्स, या तो इनको डाई आइटम्स बोल लो या फिर इन्हीं को क्राइसोफाइट्स बोलते हैं। दूसरा हो गया डाइनोफ्लैजिलेट्स, फिर आती है हमारी यूग्लिनोइड्स, देन स्लाइम मोल्ड्स एंड देन प्रोटोजोआ, है ना। तो ये 5 कैटेगरी है इन प्रोटिस्टा। डाई आइटम्स, या डाई आइटम्स बोलो या फिर क्राइसोफाइट्स बोल लो, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ। इन्हीं 5 कैटेगरी को हमको एक एक करके देखना है, तो फिर हमारा पूरा किंगडम प्रोटिस्टा का ओवरऑल हमको नॉलेज मिल जाएगा। इन 5 में चाहे कोई भी प्रोटिस्टन हो, ये 2 बात तो रहेगी कि भाई वो यूनिसेलुलर होंगे और यूकैरियोटिक सेल के बने होंगे। ठीक है, तो अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें डाई आइटम्स की, तो डाई आइटम्स या क्राइसोफाइट्स जो हैं, ये इनमें क्या है कि एक तो इनका जान लो कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर हैं, मतलब ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स में रहते हैं और उनको एक नाम दिया गया है प्लैंक्टन्स। क्या नाम दिया गया है, प्लैंक्टन्स। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि प्लैंक्टन्स कहते हैं, इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्लैंक्टन्स के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज दे आर क्वाइट माइक्रोस्कोपिक। ऑब्वियसली ये एक्वेटिक मीडियम में मिलते हैं और मोस्टली मैराइन। डाई आइटम्स या जो क्राइसोफाइट्स जिसको बोल रहे हैं, इनमें क्या है कि सेल वॉल जो है उसका एक यूनिक अपीयरेंस, एक अपना गिवन अपीयरेंस है इनके सेल वॉल का। तो क्या, तो ये कि इनका सेल वॉल जो है कुछ इस तरीके से सोप लाइक स्ट्रक्चर है, एक दूसरे को ओवरलैप करता हुआ।
ये एक सेल वॉल का लेयर और ये एक सेल वॉल का लेयर, मतलब सोप बॉक्स की तरह है, एक दूसरे को ओवरलैप करता हुआ, ठीक है। और ये जो सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, इसी में अंदर में जो है सिलिका का डिपोजिशन है, ठीक है, सिलिका का डिपोजिशन है। तो ओवर ए वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो बहुत सालों साल बीतते जाता है, और इनका जब डिकम्पोजिशन होते जाता है, तो जिस जगह पर ये डिकम्पोज होते चले जाते हैं, उस जगह की मिट्टी को हम एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? डाईएटमस, डाईएटमस अर्थ बोलते हैं उसको, ठीक है। वो जो मिट्टी होगी वो बहुत ग्रिटी होगी, शाइनी होगी, तो उसका भी अपना यूजेज है। तो ओवर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द डिकम्पोजिशन ऑफ द डाईएटम्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस डाईएटमस अर्थ विच इज वेरी ग्रिटी, ऑलराइट। और इनका ये सोप, ये क्या था? ये सेल वॉल के लेयर्स हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए, सोप बॉक्स की तरह है ना, कि इसके अंदर मान लो कि साबुन भरा हुआ है और उसके ऊपर का ये स्ट्रक्चर। तो ये डाईएटम, और इनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है वो माइक्रोस्कोपिक हैं, दे आर नोन एज प्लैंक्टन्स, ऑलराइट। चलिए, ये रही बात डाईएटम्स की। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। डाईएटम्स के बाद फिर बारी आती है किसकी? डायनोफ्लैजेलेट्स की। डाईएटम्स के बाद बारी आती है डायनोफ्लैजेलेट्स। तो डायनोफ्लैजेलेट्स में क्या है कि ये भी ऑब्वियसली एक्वेटिक मीडियम में मिलते हैं, पानी में मिलते हैं, मोस्टली मैराइन है ये भी। लेकिन इनमें डाई जो वर्ड लिखा हुआ है, डाई, तो डाई मतलब कि टू, और फ्लैजेलेट्स मतलब फ्लैजेला। तो इन ऑर्गेनिजम्स, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें कि अगर ये कोई डायनोफ्लैजेलेट है तो उसमें 2 फ्लैजेला लगा हुआ है। छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो उसको बोलते हैं सीलिया, जैसे बैक्टीरिया में भी था। और वही थोड़ा बड़ा बड़ा है जो बैक्टीरिया में भी था, वो है, तो उसका नाम था फ्लैजिला। तो उसी तरीके का फ्लैजिला इन ऑर्गेनिजम्स में होता है, लेकिन एक खास तरह के अपीयरेंस में होता है। क्या? ये कि एक जो फ्लैजिला है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। इसी तरीके के अपीयरेंस में मिलेगा। यानी ये जो डाई फ्लैजिला हो गया, 2 फ्लैजिला इनके अंदर जो होते हैं, 2 तो होते हैं, लेकिन एक खास पैटर्न में होता है कि एक ऐसे लंबा रहेगा तो एक ऐसा हॉरिजॉन्टल रहेगा। ये 2 फ्लैजिला का अपीयरेंस ऐसा रहेगा। इसके अलावा जो डायनोफ्लैजेलेट्स हैं, ये अलग अलग तरह के कलर में दिखते हैं, अलग अलग अपीयरेंस में दिखते हैं, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि उनकी बॉडी में कौन सा पिगमेंट है ना। तो अलग अलग डायनोफ्लैजेलेट्स में डिफरेंट काइंड ऑफ पिगमेंट्स पाए जाते हैं, किसी में ग्रीन, किसी में ब्राउन, किसी में रेड। तो जैसा पिगमेंट वैसा वो डायनोफ्लैजेलेट्स नजर आएगा। एक इसका बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जांपल है इस डायनोफ्लैजेलेट्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं गोनियोलेक्स। तो गोनियोलेक्स जो है वो रेड होता है अपने अपीयरेंस में, और ये जो गोनियोलेक्स होता है वो अपने अपीयरेंस में रेड होता है, और ये जो है बहुत ही रैपिड डिवीजन करता है, सी वाटर में बहुत ही रैपिडली डिवाइड करता है, और इतना फास्ट डिवाइड करता है कि एक बार में बहुत ज्यादा अमाउंट में गोनियोलेक्स उस सी वाटर में फ्लोट करते हुए नजर आते हैं। और जो कि ये रेड कलर का होता है, तो एक तरह से एक अपीयरेंस आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेड टाइड। क्या बोलते हैं? रेड टाइड। यानी गोनियोलेक्स के रैपिड डिवीजन की वजह से सी का लाल लाल कलर का दिखना, इसको बोलते हैं कि ये रेड टाइड है इस समुद्र में। और जब वो डिवाइड कर रहे होते हैं तो वो जो मटेरियल रिलीज करते हैं, जो केमिकल रिलीज करते हैं, इट इज हाईली टॉक्सिक। उसी समुद्र के बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं उसके लिए वो खतरनाक भी हो सकते हैं, पॉइजनस भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो डायनोफ्लैजेलेट्स में क्या बात रहा कि 2 फ्लैजिला वाले हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल है, एक जो है हॉरिजॉन्टल है। अलग अलग पिगमेंट के पाए जाते हैं इनमें, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, जिस जैसा पिगमेंट उस कलर का वो डायनोफ्लैजेलेट दिखता है। गोनियोलेक्स की बात हो गई, वो रेड कलर का है, वो रैपिड डिवीजन करता है, और रैपिडली डिवाइड जब करता है तो जो रेड कलर का अपीयरेंस सी में नजर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेड टाइड बोलते हैं। और उस वक्त उसकी बॉडी से जो एक टॉक्सिन रिलीज होता है, केमिकल रिलीज होता है, विच इज टॉक्सिन फॉर द अदर क्रिएचर्स लिविंग इन द सेम एक्वेटिक हैबिटेट। ठीक है, चलिए। उसके बाद बात आती है डायनोफ्लैजेलेट्स हो गया,
हमारा डाई आइटम्स या क्राइसोफाइट्स जो था उसकी बात हो गई। नंबर थर्ड जो है वो है हमारा यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स की बात करें तो इनमें सेल वॉल नहीं है, लेकिन सेल वॉल को रिप्लेस करने के लिए देयर इज अ प्रोटीनियस लेयर, यानी एक लेयर है, एक मेम्ब्रेन है जो प्रोटीन का बना हुआ है, और उसको हम लोग बोलते हैं पेलिकल। क्या बोलते हैं? पेलिकल बोलते हैं। तो ये किसका इंपॉर्टेंट बात हो गया कि सेल वॉल के बदले में इनमें क्या है? पेलिकल। पेलिकल मतलब कि प्रोटीन का मेम्ब्रेन है, प्रोटीन का बना हुआ मेम्ब्रेन है जिसका नाम है पेलिकल। ठीक है। यूग्लिनोइड्स में का एक सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल आपको हो गया यूग्लिना। सबने नाम सुना है यूग्लिना का? अच्छा, यूग्लिनोइड की बात करें, यानी जैसे यूग्लिना की बात करें तो उसमें भी, उन ऑर्गेनिजम्स में भी वैसे दो मेम्ब्रेन नहीं, फ्लैजिला होते हैं। एक ये फ्लैजिला और एक छोटा सा फ्लैजिला, दो इसमें भी है, दो डायनोफ्लैजिलेट्स में भी था। लेकिन डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस ये है कि डायनोफ्लैजिलेट्स में क्या था, एक अगर लॉन्गिट्यूडिनल है तो दूसरा हॉरिजॉन्टल था, बट इसमें ऐसी बात नहीं। बस ये बात है कि एक जो है काफी बड़ा है, लंबा है, ये बड़ा वाला फ्लैजिला हो गया, और एक जो है छोटा सा, एकदम माइक्रोस्कोपिक कह लो, एकदम छोटा सा फ्लैजिला। ठीक है। तो एक बहुत बड़ा, एक बहुत छोटा, लेकिन ऐसा लंबा और हॉरिजॉन्टल है ऐसा नहीं, वो डायनोफ्लैजिलेट्स में था। ठीक। तो फ्लैजिला इसमें भी है, लेकिन डिफरेंस। दूसरी बात है, यूग्लिनोइड्स की एक खूबी क्या है कि ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी फॉलो करते हैं और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी फॉलो करते हैं। जैसे सनलाइट जब तक अवेलेबल है, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो ये ऑटोट्रॉफ। अगर ये सनलाइट से डिप्राइव हो जाए, सनलाइट इनको नहीं मिले, तो ये डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर अपने फूड के लिए, यानी तब ये हेटेरोट्रॉफ की तरह बिहेव करते हैं। और ये दोनों तरह का डुअल नेचर ऑफ न्यूट्रिशन जो फॉलो कर रहे हैं ये, इसकी वजह से इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो मिक्सोट्रॉफिक। मिक्सोट्रॉफिक मतलब मिक्स है, दोनों है, ऑटोट्रॉफिक भी है और हेटेरोट्रॉफिक भी है। इसके अलावा यूग्लिनोइड्स जो है वो जनरली स्टैग्नेंट वाटर में मिलते हैं, स्थिर पानी में मिलते हैं, और वो फ्रेश वाटर भी हो सकता है, जबकि इससे पहले वाले सब मैराइन वाटर वाले थे। ये स्टैग्नेंट वाटर में मिलता है। ठीक है। ये हो गया यूग्लिनोइड्स की बात। तो डाई आइटम्स हो गया, डायनोफ्लैजिलेट्स हो गया, इसके अलावा यूग्लिनोइड्स हो गया। ठीक है ना। इसके अंदर पेलिकल वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिए। चलिए अब आते हैं इसके कैटेगरी नंबर 4 पर। तो कैटेगरी नंबर 4 जो है वो है स्लाइम मोल्ड्स। कौन है? स्लाइम मोल्ड्स। मोल्ड जो है ना वो बेसिकली फंगस के जैसा स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो सैप्रोट्रॉफिक है। ये कैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं? सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है। और सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फंगस में भी होता है, तो लगभग फंगस की तरह है, कुछ कुछ प्लांट की तरह भी है, कुछ कुछ फंगस की तरह भी है, लेकिन है ये प्रोटोजोन, आई मीन प्रोटिस्टा। तो ये सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं स्लाइमोड्स, फंगस की तरह स्ट्रक्चर है। ठीक है। अच्छा, इनका जैसे एग्जांपल आप एक नोट कर लो, क्राइबेरेरिया। इसके अंदर स्पोर्स फॉर्म होते हैं, छोटे छोटे स्पोर होते हैं जो उनके रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं। तो वो एक खास तरह के स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्म होते हैं, और जिस स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्म होते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फ्रूटिंग बॉडी। क्या बोलते हैं? फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी क्या है? इन ऑर्गेनिज्म के बॉडी का वो पार्ट जिसके ऊपर या जिसके भीतर इनके स्पोर्स फॉर्म होते हैं, जो कि उनके रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। ठीक। प्लाज्मोडियम बेस के भीतर आते हैं, कुछ कुछ फंगस की तरह ये स्ट्रक्चर है, और ये सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। ठीक। चलिए, स्लाइमोड्स की बात हो गई। अब आते हैं हम इसके लास्ट कैटेगरी पर। तो
इसका जो लास्ट कैटेगरी है वो कौन है? वो है प्रोटोजोआ या प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोआ में भी फिर फर्दर टाइप्स हैं, जैसे कि एमोबॉइड प्रोटोजोआ, जैसे कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, जैसे कि सीलिएटेड प्रोटोजोआ, है ना, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोजोआ। अब इसमें क्या है कि ये जो प्रोटोजोआ है, ये चाहे जो भी हैं, ये सब हाईली प्रिमिटिव है, मतलब बहुत वर्षों से ये पाए जा रहे हैं इस अर्थ पे, और इनका बेसिक स्ट्रक्चरल डिजाइन इज क्वाइट सिंपल। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल हम याद रख सकते हैं, इस प्रोटोजोआ के कैटेगरी में एक आता है ट्राइपैनोसोमा ग्रेमियंस, जो एक बीमारी हमें क्रिएट कराता है, जिसको क्या बोलते हैं? स्लीपिंग सिकनेस। जो हमको पता है, अगर नहीं पता है तो नोट डाउन कर लेंगे। स्लीपिंग सिकनेस का जो वेक्टर है, यानी जिस ऑर्गेनिजम्स की वजह से ये ट्राइपैनोसोमा हमारी बॉडी में इंटर करके हमको स्लीपिंग सिकनेस कराता है, उस वेक्टर का नाम क्या है? सीसी फ्लाई। क्या नाम है? सीसी फ्लाई। इसी के अंदर और भी है, प्लाज्मोडियम भी आता है, इसके अलावा इसके अंदर अमीबा भी आता है। अमीबा की क्वालिटी हमको पता है कि वो स्यूडोपोडिया फॉल्स फीड फॉर्म करके अपना फूड को कैप्चर करता है, तो वो हमने तो जूनियर क्लासेस में ही पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे बेसिकली जो हैं हमारे मेन काइंड्स ऑफ प्रोटिस्टेंस थे। कौन कौन? तो डाई एटम्स, या जिसको बोले क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ। सबकी अपनी क्वालिटी है। कुछ ज्यादातर तो एक्वेटिक ही हैं, कुछ डैम्प सॉइल में मिलता है, उसमें भी ज्यादातर एक्वेटिक में भी ज्यादातर मैराइन वाटर है, कुछ फ्रेश वाटर वाले भी, जैसे यूग्लेनोइड्स वगैरह। किसके पास सेल वॉल कैसा है, प्रोटीन का लेयर किसमें है, वो डिफरेंट बातें, सारी बातें आपको बता दी गई। तो ये हमको याद रखना है। आई होप कि प्रोटिस्टेंस किंगडम प्रोटिस्टा की बात आएगी तो आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप सारा डिटेल बता सकते हैं कि हाँ भाई, इसका ये कैटेगरी है, इसमें ये ऑर्गेनिज्म आता है, इसकी ये क्वालिटी है, आप सब बता दोगे, विद एग्जाम्पल बता दोगे। और ओवरऑल तो है कि भाई यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक सेल से बना हुआ है। और किसने इस जो कैटेगरी है किंगडम प्रोटिस्टा है, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दे, इसे शेयर करें, और एक बार फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो रिलीज हो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।